नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपसे हमारा ये संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो। इसके लिए हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहाँ नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का, आज से सबसे सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो हो सकती है 7 साल तक की कैद। भारत को एक और झटका, अर्थव्यवस्था 0.4% तक सिकुड़ सकती है। पालघर में हमला करने वाले सभी हिंदू, असम में भी मॉब लिंचिंग का मामला। कश्मीर में पत्रकारों पर केस करने का सिलसिला जारी, प्रेस की स्वतंत्रता में फिसला भारत। जियो में 9.9% हिस्सा खरीदकर फेसबुक भारत में बढ़ाएगा अपनी पैठ। और आइए अब शुरू करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार के साथ चर्चा। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने में जुटे डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि मेडिकल वर्कर्स के साथ अनैतिक व्यवहार, हिंसा या शोषण के मामले में अपराधी को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके लिए सरकार 1897 के महामारी अधिनियम में संशोधन करेगी। इस घोषणा के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को किए जाने वाले सांकेतिक विरोध को वापस ले लिया है। तो आईएमए सांकेतिक विरोध करने वाला था। वो विरोध करने वाला था कि जगह जगह जो हमले हो रहे हैं मेडिकल टीम पर, वो ठीक नहीं है, उन्हें रोका जाना चाहिए। इसके बाद होम मिनिस्टर ने बात की आईएमए से और ये तय पाया गया कि इस तरह का एक अध्यादेश लाएं। ये बहुत ज़रूरी कदम था, क्योंकि मेडिकल कर्मियों में अगर असुरक्षा बोध बढ़ रहा है तो उसका असर पूरे अभियान पर पड़ सकता था। तो जगह जगह हमले होने की शिकायतें आ रही थी। पहले ये कहा जा रहा था कि केवल मुस्लिम इलाकों में हमले हो रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे इलाकों में भी जहाँ हिंदू हैं वहाँ भी हमले हो रहे हैं। और केवल मेडिकल कर्मियों पर ही हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, प्रशासन के लोगों पर भी हमले हो रहे हैं, सफाई कर्मचारियों पर भी हमले हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमलों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। इसमें इस पूरे अध्यादेश के तहत मेडिकल कर्मी सुरक्षित हो जाएंगे, काफ़ी ऐसा मानना चाहिए। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हैं या पुलिस, इन सब की सुरक्षा के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। एक बात और ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कानून तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे देश में ऐसे समुदाय हैं जिनके अंदर सरकार को लेकर, पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर और यहाँ तक कि मेडिकल कर्मियों को लेकर बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं। और ये सरकार के लगातार 5-6 साल में जो व्यवहार रहा है उन समुदायों के प्रति, इसकी वजह से जन्मे हैं। उनको असुरक्षा बोध उनके घर कर गया है। और चूँकि उसमें जो अनपढ़ तबका बहुत बड़ा है और उनका जो नेतृत्व है, धार्मिक नेतृत्व है, उनको भी वो गुमराह करता रहता है। तो कुछ इस जो सामाजिक स्तर पर जो किया जाना है उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार के विश्वास में जो कमी आई है सरकार के प्रति, उसकी पूर्ति के लिए भी सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। केवल मामला कानून व्यवस्था का नहीं है। ये ज़रूरी है कि अभी ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, और जो तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए वो यही कि कानून के ज़रिए इस सब को रोका जाए, पुलिस के ज़रिए रोका जाए, हमारे पास जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उसके ज़रिए रोका जाए। लेकिन सामाजिक स्तर पर कैसे उस विश्वास की बहाली हो, इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। अन्यथा ये जो विश्वास की कमी है, जो ट्रस्ट का डेफिसिट है सरकार को लेकर, वो जितना बढ़ेगा उतना ही इस तरह की चुनौतियों में बाधाएं खड़ी करेगा। अब अगली खबर की रुख करते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, मशहूर रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स का आकलन है कि भारत की अर्थव्यवस्था 0.4% सिकुड़ेगी। यही आकलन
अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस फर्म नोमुरा का भी है। उसका भी मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2020 से 21 में कोई प्रगति नहीं होगी, ज़ीरो प्रोग्रेस। इसमें 0.4% की सिकुड़न देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था में इस संकुचन का मतलब है विकास का नकारात्मक दिशा में चला जाना। हम आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही बदहाल थी। लगातार इस तरह के प्रेडिक्शन आ रहे थे। पहले तो हमारी विकास दर 7.5-8% से गिरकर 4.5% हो गई। नोटबंदी के ऐलान के बाद से जो अर्थव्यवस्था में उल्टी दिशा बहनी शुरू हुई, उल्टी गंगा बहनी शुरू हुई, उसके सारे नकारात्मक परिणाम हम अर्थव्यवस्था में देखते रहे और वो गिरकर 4.5% के आसपास आ गई। और फिर कोरोना संकट ने वही गरीबी में आटा गीला करने वाली स्थिति पैदा करती है। कोई 1.5%, कोई 1.6% विकास की दर बढ़ा रहा था। लेकिन अब ये जो गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो बहुत चिंता पैदा करने वाली हैं, हिला देने वाली हैं। क्योंकि अगर इसका मतलब है कि शून्य प्रगति या माइनस में हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी की ग्रोथ माइनस में चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उससे उबर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ी क्राइसिस होगी पूरी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि रोज़गार जाएंगे, इंडस्ट्री बैठ जाएंगी, छोटे मझोले स्तर की इंडस्ट्री भी बैठेंगी, बड़ी जो इंडस्ट्री हैं वो भी बैठेंगी क्योंकि डिमांड नहीं होगी मार्केट में, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। तो एक जो चैन रिएक्शन होता है, कास्केडिंग इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं, कि एक गड़बड़ी होती तो फिर दूसरी तीसरी गड़बड़ी होती चली जाती है, वो स्थिति अब हमारी अर्थव्यवस्था में बन गई है। कोरोना वायरस ने उस संकट को और भी गहरा दिया है। तो ये बड़ी चिंता की बात है, ये बड़ी चुनौती की बात है इस सरकार के लिए, जिसके पास कोई आर्थिक दर्शन नहीं है, कोई आर्थिक दृष्टि नहीं है, कोई ऐसा वित्त मंत्री नहीं है जो ठीक ढंग से अर्थव्यवस्था को समझता हो, वित्तीय मामलों को समझता हो। इस सरकार के पास जो अच्छे सलाहकार थे सब छोड़ कर चले गए हैं, बहुत अच्छी टीम नहीं है। ऐसे में ये चिंता और घनीभूत हो जाती है कि आखिरकार ये सरकार करेगी क्या, हमें इस संकट से निकालेगी कैसे। तो इस चिंता को हमें ध्यान में रखना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो समय रहते विशेषज्ञों को जोड़े, टीम बनाए और इस अर्थव्यवस्था के भावी संकट से उबारने में देश को अपनी भूमिका अदा करें। और आइए अब आज की तीसरी बड़ी खबर लेते हैं। लेकिन इस खबर को लेने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो खबरें देख रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चलें। तो अगली खबर, महाराष्ट्र सरकार ने पालघर ज़िले में हुई मॉब लिंचिंग के आरोपियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सारे हिंदू हैं, एक भी मुस्लिम नहीं है, जिससे ये जाहिर होता है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिशें हो रही थीं उनके पीछे सरासर राजनीतिक मकसद काम कर रहे थे। आपको बता दें, और आपको पता ही है कि इसे हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जा रहा था। पालघर में चोर होने के संदेह में बीते दिनों भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने 101 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पालघर लिंचिंग केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस मामले में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। तो ये बहुत ही दुरुस्त आरोप है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के संगठन के लोगों ने एकदम से इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, क्योंकि 2 साधु इस मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे। उन्होंने एक वीडियो जो आया था उसमें अंतिम में कुछ ऐसा कहा गया था, वो बस रोक दे, उसको उन्होंने दूसरे ढंग से इंटरप्रेट किया। उसमें शोएब का नाम उन्होंने सुन लिया और शोएब चूँकि मुस्लिम नेम होता है तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन पूरा वीडियो अगर आप बार बार देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके वीडियो की जांच हो चुकी है। उस पूरे घटना, इस जो इलाका है वहाँ किसी मुसलमान की हिस्सेदारी इस घटना में नहीं थी, बल्कि ये ज़्यादातर लोग आदिवासी समुदाय के हैं जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो ये शुरू से बहुत साफ था कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला है ही नहीं। लेकिन बीजेपी ने और उस तरह के जो सोच वाले लोग हैं सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में, उन्होंने इसे पूरा एक रंग देने की कोशिश की, जो कि इस कोरोना के समय बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति भी थी और घटिया किस्म की पत्रकारिता भी थी। ये दोनों तरह से घटियापन दिखाया इन लोगों ने। और
आप देखिए कि शुरू से ही जमाती तबलीगी जमात से लेकर अभी तक हर घटना में कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता ढूंढकर उसको एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जरिया बनाने की कोशिश होती रही। शुक्र है कि पायल घर में ऐसा कुछ नहीं था और सरकार ने समय रहते कदम उठाया, और जिसका नतीजा ये है कि अब बिल्कुल साफ है कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला था ही नहीं। अब देखिए, आज ही असम में भी एक इस तरह की घटना हुई है, मॉब लिंचिंग की। हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो जिनके सांप्रदायिकता जहर भरा हुआ है, वो भी इसमें कोई ऐसा खेल ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी बिल्कुल विशुद्ध रूप से कोई सांप्रदायिक मसला नहीं है। असम से भी एक भीड़ द्वारा मार डालने का घटना सामने आई है, जिसमें 2 भाई जेल से छूटकर जब गांव पहुंचे तो लोगों ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जेल में भीड़ कम करने के मकसद से छोड़ा गया था। मॉब लिंचिंग में शामिल लोग छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं। उनका कहना है कि ये दोनों भाई उनसे जबरन वसूली करते थे और अपहरण जैसी वारदातों में शामिल भी रहते थे। तो ये मॉब लिंचिंग की एक और घटना है, असम में है। ये जेल में थे, जेल में बहुत भीड़ हो गई थी तो कोर्ट का आदेश था कि कम किया जाए, तो इन दोनों लोगों को छोड़ दिया गया। दोनों हिंदू हैं। दोनों जब बाहर निकले तो इनसे नाराज़ बहुत सारे लोग थे जो छोटे छोटे काम करते हैं, रिक्शा चलाना वगैरह वगैरह। ये उनसे वसूली करते थे, उन पे धौंस जमाते थे और मारते पीटते भी थे। अपहरण वगैरह के मामले में तो बड़े शिकायतों के बाद इनको अंदर किया गया था। जब ये छूट के आए तो लोगों का गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। ये मॉब लिंचिंग को कभी भी किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, गलत है। किसी को भी इस तरह से मारना गलत है, ये गैर कानूनी है, कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। लेकिन ये एक सांप्रदायिक घटना नहीं है, इसको बार बार रेखांकित करना चाहिए ताकि इसका राजनीति में इस्तेमाल ना हो, इसका धार्मिक स्थल के आधार पर विभाजन के जरिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और पत्रकार गौहर गिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गिलानी पर सोशल मीडिया पर लिखी उनकी पोस्ट को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। गिलानी पर आरोप लगाया गया है कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारत की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की फोटोग्राफर मशरत ज़ाहरा पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम यानी UAPA लगाया गया था। इसके अलावा द हिंदू अखबार के श्रीनगर संवाददाता पीरजादा आशिक के खिलाफ भी UAPA लगाया गया है। गिलानी ने अपने एक बयान में कहा है कि ये बेहद दुखद है कि पिछले अगस्त से कश्मीर में पत्रकारों को चुप कराए जाने और उन्हें शिकार बनाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये बहुत साफ है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में दमन के रास्ते पर चल रही है। धारा 370 को हटाने के बाद से वो लगातार वहाँ के मीडिया कर्मियों को काम नहीं करने दे रही है। तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की। पहले तो इंटरनेट का ही बंद कर दिया था, तमाम अखबार भी बंद हो गए थे, फिर धीरे धीरे वो शुरू हुए। तो जो पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, जो सच देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं। हो सकता है कई जगह उनकी राय सरकार की राय से मेल ना खाती हो, लेकिन हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को एक ब्रैकेट में डाल देना देश विरोधी के और उसको इस तरह के कड़े कानून के तहत गिरफ्तार कर लेना, उन पे इस तरह के आरोप लगा देना, ये बहुत आम होते जा रहा है। साफ जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, और चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सेना हो और चाहे केंद्र सरकार हो, ये सब मिलकर गला घोंट रहे हैं जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। बहुत दुखद है। इस पर एडिटर्स गिल्ड ने भी आपत्ति जताई है, बयान जारी किए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और तमाम पत्रकार संगठन ये देख रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर में गलत हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर को जिस हालात में पहुंचा दिया गया है, वहाँ किसी भी तरह की आज़ादी अब बेमानी होती जा रही है। आप ये मान सकते हैं कि कम से कम कश्मीर वाले इलाके में किसी भी तरह की आज़ादी अभी नहीं बची है, और वो कब तक रीस्टोर होगी कुछ पता नहीं है। इसी से जुड़ी एक और खबर है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2 पायदान और नीचे आ गया है। मंगलवार को जारी हुए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है। अब आप ये सोचिए कि दुनिया में हम अपना ढिंढोरा पीटते हैं, अपनी छाती ठोक कर कहते हैं कि हम बड़े लोकतंत्र हैं, संविधान है हमारा लिखित वगैरह वगैरह, और हमारा स्थान 180 देशों में 142वें नंबर पर आता है जहाँ तक प्रेस फ्रीडम का मामला है, जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। और पिछले 5 सालों में ये लगातार गिरती गई है। इस साल ये 2 पायदान नीचे आई है, पिछले साल भी गिरी थी और उसके पहले भी गिरती रही थी। तो पिछले 5-6 सालों में प्रेस की स्वतंत्रता का जो मामला है हमारे देश में बहुत गड़बड़ा गया है, बहुत नीचे चला गया है। और आप हम देख ही रहे हैं कि आए रोज़ किसी भी पत्रकार पर कोई भी मुकदमा ठोक दिया जाता है, किसी पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है, किसी पर डिफेमेशन का, और किसी पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत उसको घेर लिया जाता है। तो ये लगातार अटैक पर अटैक मीडिया पर हो रहे हैं और ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए ये कतई अच्छी बात नहीं है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के डिजिटल मार्केट में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने के लिए रिलायंस के साथ बड़ी डील की है। फेसबुक ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिजिटल ऑपरेशन रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सा खरीदा है। ये 5.7 बिलियन यानी 43,574 करोड़ रुपए का निवेश है। फेसबुक ने बुधवार को इसका ऐलान किया। इस डील के साथ ही फेसबुक रिलायंस जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन चुकी है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि वे कंपनी को सन 2021 तक कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। कंपनी पर अभी 3 लाख करोड़ का कर्ज है। इससे भारत में अब जो ये इन्वेस्टमेंट किया है फेसबुक ने, उसको क्या फ़ायदा होगा? उसकी भारत में घुसपैठ बढ़ेगी। पिछले 5 साल में भारत में 56 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की पहुंच हुई है और जियो के अपने नेटवर्क में ही 38.8 करोड़ उपभोक्ता हैं। भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं। व्हाट्सएप भारत में एक पेमेंट ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आप जानते हैं कि ये जो व्हाट्सएप है ये भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, फेसबुक कंपनी का ही हिस्सा है, तैयारी कर रहा है। तो अब रिलायंस जैसे लोकल पार्टनर मिलने से उसके लिए तमाम नियामक मसलों से निपटना आसान हो जाएगा। तो एक विदेशी कंपनी जो भारत बाज़ार में घुसना चाहती है उसने जियो के रिलायंस के कंधे की सवारी कर ली है। धीरे धीरे वो अपनी पैठ बढ़ाएगी। हो सकता है कि रिलायंस को इससे टेक्नोलॉजी के स्तर पर कुछ फ़ायदा हो जाए, हमारे बाज़ार में कुछ निवेश आ जाए, लेकिन आने वाले दिनों में फेसबुक अपना पैर पसारती रहेगी, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाती रहेगी और जो हिंदुस्तानी कंपनियां हैं उनके लिए जगह सिकुड़ती जाएगी। आप इसे जो उदारवाद के, आर्थिक उदारवाद के हामी हैं वो इसे एक बहुत अच्छी खबर के रूप में देखेंगे, लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां जब भारत आती हैं तो वो अपने स्वार्थ से आती हैं और हमारी मदद उस स्तर पर नहीं करती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे पूंजी के स्तर पर हो, दोनों स्तरों पर उस तरह से हमारी मदद नहीं हो पाती। ये हमारा पिछले 30-40 साल का अनुभव है। तो वो अपना उल्लू सीधा करती हैं और अपने उल्लू सीधा करके निकल जाती हैं या अपने पैर पसार लेती हैं। धीरे धीरे ये ना हो कि हमारी कंपनियों को ही वो निगलना शुरू कर दें, और ये बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि फेसबुक बहुत जाइंट कंपनी है, बहुत विशाल कंपनी है, बहुत बड़ा उसका टर्नओवर है। उसके मुकाबले रिलायंस वगैरह बहुत छोटी कंपनियां हैं। तो इनके लिए धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ाना, अपना निवेश बढ़ाना, और चूँकि सीधे ज़्यादा निवेश करने में अड़चने हैं सरकारी, तो वो अब दबाव बनाकर प्राइवेट कंपनी के थ्रू घुसेंगे और फिर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि अब और खोलिए, और सरकार उस दबाव में फिर खोलती चली जाएगी बाज़ार उनके लिए, और धीरे धीरे वो उस बाज़ार पर कब्जा करते रहेंगे। तो ये ख़तरे हैं बड़ी कंपनियों के आने के, ये इसको समझना चाहिए। और रिलायंस के गेम प्लान में हो सकता है ये ठीक हो, देश की आर्थिक नीति, अर्थव्यवस्था के मामले में कितना ठीक होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा, हम उसको देखेंगे। तो मित्रों, ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको एक पूरा देश का जो खबरिया भूगोल है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि आज का ये राउंड अप आपको देश की खबरों से वाकिफ़ कराने में कामयाब रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सत्य हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।